प्रमुख मोहन भागवत ने सिर्फ एक बयान दिया है, कहा है कि संघ के पास सरकार का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। अब रिमोट कंट्रोल तो सोनिया गांधी का और मनमोहन सिंह के बीच चलता है, क्योंकि पेटेंट तो उन्हीं सरकार के पास है। जो आई9 न्यूज इंडिया का दर्शक नहीं है, उसको साफ तौर पे पता है कि मोहन भागवत की जो बातें हैं वो लकीर की फकीर है, और जो आई9 न्यूज इंडिया के दर्शक है उन्हें पता है कि भरोसा करने वाली बातें नहीं है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा कहता है। इग्नोर भैया। मैं आपको बताता हूं, साफ तौर पे हस्तक्षेप है। किसने कहा कि हस्तक्षेप नहीं है? उन्होंने कहा आपने मान लिया अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट अगर आप हैं तो आपको फॉर्म भरने से बैन कर दिया जाएगा, और अगर आप किसी भी तरह से क्वालिफाई कर जाते हैं इसी सोच के साथ, तो भैया अपने रूम के अंदर आपको जबरदस्ती उमा भारती जी की तस्वीर लगानी पड़ेगी। समझ में आना चाहिए आपको। फिलहाल ये समझिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि सरकार का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के पास रहा है। देखो मैं बताता हूं, 1998 में जब आरएसएस ने सपोर्ट किया था और सत्ता में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को लेकर के आए थे, उनके कुछ एक सिंपल सी मांगे थी कि आप हमारे इन मांगों को मानेंगे, हमारी ये सारी बातें हैं, ये मांगे हैं, आपको स्वदेशी पे बात करनी है, और अगर पॉलिसी में लेकर कोई समस्या अगर होगी तो हम हस्तक्षेप करेंगे, तो आपको बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, चुनाव से पहले सपोर्ट की जब बात आती है, ठीक है भैया सपोर्ट कीजिए, हम आपकी सारी बात मानेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद समझ में आता है कि सरकार चलाना इतना आसान नहीं जितना कि भाषण देना होता है या फिर हाँ में हाँ मिलाना होता है। तो सत्ता में आने के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक बात महसूस होने लगी कि आरएसएस का ना हद से ज्यादा हस्तक्षेप उनकी सरकार के अंदर होता जा रहा है। वो बार बार बता रहे हैं कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं। यशवंत सिन्हा जो थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के, उन्होंने एफडीआई को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज बनाना शुरू किया। तो ये बात आरएसएस को पसंद नहीं। आरएसएस ने बोला कि आप इनसे कहिए कि एफडीआई की बातें ना कीजिए, और अगर एफडीआई की बातें करेंगी तो फिर हम इनको सबक सिखाएंगे। तो ठीक है, कुल मिला के बाद एसयूई के अटल बिहारी वाजपेयी जी थोड़ा दबाव में आ जाते हैं और संघ की बात मानते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा से बोलते हैं कि सर आप रिजाइन कर दीजिए। तो आरएसएस के दबाव की वजह से उनको रिजाइन करा दिया गया, क्योंकि उन्होंने एफडीआई को प्रमोट किया था, उन्होंने प्रमोट मेड इन इंडिया को नहीं किया था। एक वजह थी। लेकिन कुछ समय बाद फिर पता चलता है कि आरएसएस ने और थोड़ा सा और कहता है कि ये बात गलत हो रही है, ये बात सही नहीं हो रही है, ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं करना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक बात समझ में आ गई कि ठीक है, थोड़ा हस्तक्षेप तो ठीक था इन लोगों का, लेकिन हद से ज्यादा हस्तक्षेप इनका बढ़ता जा रहा है, और इतना बुरा हाल हो गया था कि मतलब कमरे के अंदर जो बातें होती थी वो तो होती थी, कमरे के बाहर भी तू मैं होने लगी थी आरएसएस के बीच पे और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच पे। अटल बिहारी वाजपेयी को समझ में आ गया था कि हद से ज्यादा हस्तक्षेप करने के इनको कुछ ना कुछ सिखाना ही पड़ेगा। अब आरएसएस का इनपुट आता था कि आपको ये काम करना है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते हम ये काम करेंगे नहीं। अब आरएसएस ने क्या किया? स्वदेशी जागरण मंच संगठन मैदान में उतार दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के निर्मम विपक्ष की भूमिका निभा रहा था और वाजपेयी की नीतियों को राष्ट्र विरोधी करार रहा था। 2005 के इंटरव्यू में तत्कालीन संघ प्रमुख केएस सुदर्शन ने अटल बिहारी वाजपेयी को अकर्मण्य ठहरा दिया था, और वहीं उन्हें राजनीतिक संन्यास लेने की भी नसीहत दे दी थी। इतना बुरा हाल हो चुका था कि आरएसएस की बात नहीं मान रहे थे। अब होता क्या है दोस्तों, ये सारी कहानी 2005 की थी, लेकिन चुनाव 2004 में थे, जिसमें मनमोहन सिंह जीत जाते हैं। अब आप एक बात दिमाग से सोचिए, आरएसएस ने अपनी अहमियत और अपनी उपयोगिता बीजेपी को बिल्कुल साफ तौर पर बता दी कि हमारे बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। देखो, आप सबको एक बात पता होगी, शाइनिंग इंडिया बहुत अच्छा कुछ चल रहा था, समय से पहले चुनाव करा लिए थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा तो जीतने वाले हैं, अच्छा काम किया है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आई, जब वोट देने की बारी आई, तो आरएसएस ने सपोर्ट तो बीजेपी को किया, लेकिन दिखाने के पर्पस से किया था, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा विरोध था। देखो, एक बात आप समझ लीजिए कि आरएसएस ने जब बीजेपी का सपोर्ट किया था, वो सपोर्ट दिल से नहीं किया था, और वहां पर ग्राउंड पर से दिखावे वाला सपोर्ट था, और आरएसएस बीच बीच में खोखला कर रही थी बीजेपी को, ये सुनिश्चित कर रही थी कि सत्ता के अंदर ये बीजेपी नहीं आनी चाहिए। तो वो सुनिश्चित उन्होंने किया था इस बात को, और ग्राउंड में वही सारा खेल हुआ जो कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में किया था। विधानसभा चुनाव में अगर आपने देखा होगा कि शिवसेना ने बीजेपी का समर्थन तो किया था, बोले हम आपको समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये संदेश फैला दिया था कि बाहर से आप दिखाओ, लेकिन अंदर से इनको वोट बीजेपी को ना दो। ये है तो बोले भैया बड़े भाई तो हम ही हैं, तो मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा, बीजेपी का नहीं बनेगा। ऐसा ही सेम आरएसएस ने बीजेपी के साथ किया था 2004 के जनरल असेंबली इलेक्शन में। तो साफ तौर पर दिखाया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वोट काटने का काम आरएसएस ने किया। तो अपनी उपयोगिता उन्होंने समझा दी थी, लेकिन
एक बात मैं आपको बता दूं, 2014 में मोदी जी वही काम कर रहे हैं जिस काम को लेकर के फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा को बाहर किया गया था, यानी कि मतलब कालीन बिछा करके इन्वेस्टमेंट एफडीआई प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस अब कुछ भी नहीं कर रहा है, उनकी हाँ में हाँ कर रहा है। आरएसएस को समझ में आ गया कि 10 साल सत्ता से बाहर रहने का मतलब क्या होता है। फिलहाल आरएसएस ने अपने बहुत सारे मुद्दों को लेकर समझौता कर लिया, और एक समझौता फिर सरकार से यह भी किया कि देखो हम हिंदुत्ववादी की बात करेंगे, हम लव जिहाद की बात करेंगे, हमें यहाँ पे फ्री हैंड चाहिए, हमें आपकी तरफ से इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए, आप बाकी आप कुछ आपका काम करना वो आप काम करते रहिए और हमें अपना मिलकर के काम करने दीजिए, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। तो बीजेपी ने ठीक है, दोनों मिलकर इस तरह से काम कर रहे हैं। ये दो सिंपल सा फंड आपको समझ में आ गया। दूसरी बात, ये कहते हैं कि सरकार का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है आरएसएस के पास। तो देखिए, जब सीएम बनाने की बात योगी आदित्यनाथ को हुई थी 2017 में, तो आपको मैं बता दूं कि नाम पहले शर्मा जी का चल रहा था, मौर्य साहब रेस में थे, लेकिन अचानक से नाम निकल के आता है योगी आदित्यनाथ का। आपको पता है मोदी जी के पास फोन जाता है किसका? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। अब मोदी जी कहते हैं कि प्रणाम गुरु जी, तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि देखो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो मोदी जी कहते हैं कि क्या? कहिए गुरु जी, आप आदेश कीजिए। तो बोलते हैं, अच्छा ये सुनने के बाद ना मोदी जी थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए चुप हो गए थे कि कहीं ऐसा नहीं कि गद्दे ही मेरी मांग ले। तो शुरू की जब आती तो मोहन भागवत जी ने साफ तौर पर कहा था कि देखिए, मैंने आज तक जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा है, आपसे सिर्फ मैं कहना चाहता हूं कि आप योगी आदित्यनाथ को एज अ सीएम डिक्लेयर कर दे, ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। तो मोदी ने बोला ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। तो अचानक सीएम योगी आदित्यनाथ जब बने थे तो मोहन भागवत के उस कॉल के बाद बने थे। अब ये फालतू बात मत करना कि ये तो हेडलाइन नहीं बनी थी। हेडलाइन नहीं बनती है मेरे भाई, बहुत सारी बातें ना, कुछ चीज डिकोड करनी पड़ती है, कुछ आपके सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज होते हैं, वहां से सारी बातें चलती हैं। आप कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को सुनिए तो आपको समझ में आएगा जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे आपको बात समझ में आ गई कि हाँ, रिमोट कंट्रोल इनके पास साफ तौर पर रहता है, तो हस्तक्षेप रहता है। तो ठीक है, फ्री हैंड इन्होंने बीजेपी ने आरएसएस को दे रखा है, आरएसएस ने फ्री हैंड बीजेपी को दे रखा है, समझौता करके आरएसएस चल रहा है। 2025 की इनकी स्ट्रेटेजी है, और योगी आदित्यनाथ को आरएसएस किस तरह से कितनी तरीके से बढ़ा रहा है, ये सारी बातें मैं आपको कर चुका हूं। लेकिन अमित शाह है और नरेंद्र मोदी, वो अंदर से नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। देखो अभी क्या है, आप कहेंगे वैब भाई दोनों बीजेपी की पार्टी है, कौन चाहेगा कि इनकी पार्टी हारे, यूपी का इलेक्शन हारे, वो भी बीजेपी हारे। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहे हो? तो यहां पर दोस्त बहुत बड़ी कहानी चल रही है। वो चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता के अंदर तो आए, लेकिन योगी आदित्यनाथ सीएम बिल्कुल बन करके नहीं आए, क्योंकि आरएसएस जो है ना इस समय प्रमोट कर रहा है किसको? योगी आदित्यनाथ को। वजह क्या? हिंदू युवा वाहिनी प्लस लव जिहाद, हिंदुत्व जो उनका जो ब्रांड बन चुका है वो, और एक उनकी उम्र। ये सारी विश्लेषण मैं नीचे कर चुका हूं। मैं आपको प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा या फिर आपको वीडियोस दे दूंगा जहां पे मैंने सारी बातें समझाई हैं कि 2029 के लिए आरएसएस किस तरीके से इनको प्रिपेयर कर रहा है योगी आदित्यनाथ के लिए। लेकिन वही बात है ना कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी क्यों नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सीएम बने। ये सारी बातें मैंने इसमें कर रखी हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। इसमें ज्यादा बातों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि सत्ता की रिमोट आपके पास नहीं, आरएसएस के पास नहीं, तो ये मत समझना। अगर ऐसा समझेंगे तो राजनीति में फिर आप बहुत ज्यादा नए हैं, या फिर आपकी समझ सिर्फ उतनी है कि 4 में से सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक रहने वाला है, और यही एक ऑप्शन ठीक हो सकता है। लेकिन राजनीति में चारों ही ऑप्शन सही होते हैं और चारों ही ऑप्शन गलत होते हैं। तो ये थोड़ा समझ के चलिए। और वहीं आरएसएस से जुड़ी एक और पत्रिका है जो कि बंगाल की पत्रिका है, उसमें कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में नरेंद्र मोदी जी का साथ अब ममता बनर्जी देंगे। इसको सवाल जब आरएसएस से पूछा गया तब बोला कि भैया हमने आर्टिकल पढ़ा नहीं, इसमें हम कुछ कहेंगे नहीं। बेसिकली है क्या पूरी कंट्रोवर्सी में आपको बता दो। इसमें आरएसएस ने बोला कि हमारा कोई हाथ इसमें है नहीं, पहली बात है ना। बीजेपी ने साफ तौर पर बोला कि फालतू की बात है। ममता बनर्जी की टीएमसी कहती है कि नहीं, फिजूल की बात है, इसे भरोसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस कहती है कि देखो हम तो पहले कह रहे थे कि बी टीम है। तो हालांकि बात क्या है पहले आप समझ लीजिए। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत ममता बनर्जी और बीजेपी का सपना है, यह दावा आरएसएस से जुड़ी एक बंगाली पत्रिका में किया गया था। इन दावों से संबंधित एक आर्टिकल स्वस्तिका में लिखी गई थी। इसमें लिखा था कि कैसे ममता बनर्जी इतिहास को मिटा रही हैं और निवेशकों को लुभाने के लिए या फिर सोनिया को नष्ट करने के लिए पूरी कहानी रच रही हैं। इस आलेख में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक का भी जिक्र किया गया और दावा किया गया कि दोनों ने कांग्रेस मुक्त भारत के सपने पर चर्चा की थी, और बीजेपी ने अब इसे आधारहीन बता दिया है और खुद को आधिकारिक तौर पर इस लेख से अलग कर लिया है। आप माने या ना माने, ये बात जनता को समझ में आ रही है। अब देखिए, यहां पर एक बात सोचने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि ममता बनर्जी बीजेपी की बी टीम है, तो यहां पर नुकसान किसको हो रहा है? यहां पे नुकसान विपक्षी दलों को होना शुरू हो जाता है, और सिर्फ नेशनल लेवल पे नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका स्टेट लेवल पे नुकसान तो होना शुरू हो जाएगा। एक तरह से कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी की बी टीम है, वो विपक्ष को कमजोर करेगा और बीजेपी को मजबूत करेगा। इस दृष्टिकोण से आप देखें।
लेकिन नुकसान किसका होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, दिमाग में रखिए। अब इस बात को थोड़ा घुमा के देखते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी की बी टीम नहीं है, तो फिर आप ये सोचिए कि ओवरऑल जो ममता बनर्जी अकेले चलने की जब वो बात कर रही हैं, तो वो कमजोर और फायदा किसको दे रही हैं? ममता बनर्जी कमजोर नेशनल आईएनसी को कर रही है, यानी कांग्रेस को कमजोर कर रही है, और मजबूत किसको कर रही है? बीजेपी को कर रही है। अब दोनों सिनेरियो में आप देखिए कि नुकसान यहां पर बीजेपी को कहीं पे नहीं है, दोनों में ही बढ़त बीजेपी की है। लेकिन हां, दोनों में अगर आप एक चीज देखेंगे, दोनों में कमजोर विपक्ष ही हो रहा है। आप देखिए, एक स्टेट में टीएमसी मजबूत होती है, एक स्टेट में या ज्यादातर स्टेट में कांग्रेस की भी फाइट में रहने की संभावना हमेशा रहती है, और कई सीटों पे भी संभावनाएं थी। सेकंड पोजीशन में कई सीटों में आई थी। सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ होता है। तो यहां आप देखिए, दोनों ही मामले में विपक्ष कमजोर हो जाते हैं, और दोनों ही मामले में बीजेपी हमेशा फायदे में रहती है। यह होती है राजनीति। फिलहाल कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ वाली बात समझ लीजिए, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मैं आपको कहना क्या चाह रहा था, पूरी बातें इसमें नहीं बता सकता, कुछ समय की मर्यादा भी होती है और टाइम लिमिट में होती है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। आई9 न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेटीएम मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।